आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्णय की तरफ पढ़ते हैं। निर्णायक सूरज भैया का निर्णय जाता है पक्ष की ओर। निर्णायक अभिषेक भैया का जजमेंट जाता है विपक्ष की ओर। अंततः सचिन भैया का निर्णय जाता है विपक्ष की ओर। इसी के साथ विपक्ष आज की प्रतियोगिता क्वार्टर फाइनल प्रतियोगिता के विजेता है। आराम से तो जैसा कि विषय है वर्तमान साहित्यकारों के स्तर का मत है कि साहित्य का कभी अनुवाद नहीं। किसी का पीरियड आप लोगों ने काफ़ी बेहतर डिबेट किया इसके बारे में और काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, क्लोज था, लेकिन हमारा निर्णय बनाने का जो आधार है, इसके आधार में मैं इसको अपनी तरफ से विजयी बनाता हूँ। वो आधार यही है, ये सिद्धांतली बात कर रहे थे कि जिस इमेजिनेशन के साथ, जिस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के साथ जो एक साहित्यकार होता है, जिस साहित्य की रचना करता है, उस रचना करते टाइम उसकी जो माइंड था, जो थिंकिंग था, जिस लेवल को, जिस एक्सपीरियंस को फील कर रहा है लिखते टाइम या फील किया हुआ है, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। फील कर रहा था, फील करते हुए जो अपने इमोशन को जिस इंटेंसिटी के साथ किसी साहित्य में पिरोया हुआ है, अपने उस भाषा के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ध्यान में रख, उस कॉम्प्लेक्स भाषा के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और उस साहित्य में एक इमोशन को सेम उस साहित्यकार ने अपने इमोशन को कन्वे करने के लिए शब्दों का चयन किया है, क्योंकि इन शब्दों का इतनी मात्राओं का जो प्रारूप है वो अलग अलग भाषाओं में एग्जिस्ट नहीं करती है, मात्राएं अलग होती हैं, तो सेम एसेंस कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर एसेंस का जो कुछ बेसिक आइडिया है, जो कुछ मात्रा में ट्रांसफर हो भी सकता है, जो बात करते हैं ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन उस लेवल यानी उस इंटेंसिटी के साथ कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है। और किसी भी सिचुएशन में जाकर वो बात करते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल आइडिया, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इमोशन की बात करते हैं, वो मानते हैं सुख और दुख हमारे यूनिवर्सल इमोशंस हैं, लेकिन जब पूछते हैं तो एक उदाहरण देकर दिखाओ और मतलब उसको कैरेक्टराइजेशन करके दिखाओ। जैसे बताते हैं ये सुख है, वेस्टर्न में सुख क्या है, इंडिया में कि एकदम भोग विलास में लेते रहो, यही हमारा सुख है, लेकिन जब यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो सुख को क्या माना गया है कि आप जाओ ये भोग विलास में ऊपर से उठ जाओ, सन्यासी की तरह जाओ, तो इन सारी चीज़ों से हट जाओ, जैसे कि ये सुख की परिभाषा मानी गई है। तो यानी सुख भी देख ले, दुख भी देख ले, ये भी यूनिवर्सल नहीं रह जा रहे, जो बता रहा हूँ स्टैंड नहीं करा पा रहे हैं। इन सारे आधारों को देखते हुए हमारा जो निर्णय फंस हो जाता है। विपक्ष द्वारा जो साहित्यकारों का गोल डिफाइन किया गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल है, वाइडर ऑडियंस है, ये होगा, इन सारी चीजों का हमारा गोल हो सकता है, लेकिन उस गोल के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते साहित्य का सैद्धांतिकली जो है कंप्लीटली जो है अनुवाद हो सकता है। धन्यवाद। जैसा वाद का नियम है कि रिसेंटली एक फीडबैक के बाद अब जो दो एजेस बच्चे वो देंगे अपना फीडबैक, तो इस पैनल में जो चेयर एच है वो अपना फीडबैक देंगे आप दोनों टीम्स को, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि और कुछ बचा है तो उसके बाद मुझे देना होगा, लेकिन टेक्निकली मुझे नहीं अलाउड है, चेयर बोलेंगे, और कुछ पॉइंट्स अगर मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है तब मैं बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी वक्ताओं का, बहुत मज़ा आया। जैसा कि डिबेट में अक्सर होता ही है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स सुनने को मिलते हैं, और ख़ास करके क्वेश्चन आंसर राउंड मेरा सबसे फेवरेट राउंड है, बट इस डिबेट में मैं थोड़ा डिसअपॉइंट रहा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा और असर्टिव क्वेश्चन होंगे और असर्टिव आंसर्स होंगे, बट नेवरदलेस ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट डिबेट, बहुत क्लोज डिबेट था। और पार्लियामेंट्री डिबेट में जैसा आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण होता है तार्किकता और व्यवस्थित तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स को रखना।
व्यवस्थित तार्किक स्तर पर और सीक्वेंशियलिटी के हिसाब से, राइट। तो जब पक्ष यहाँ पर आते हैं, निर्णय आप जान ही चुके हैं, मेरा निर्णय विपक्ष की टीम को गया है, और पक्ष और विपक्ष दोनों ही टीमों के कुछ लॉजिकल बर्डन्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनको साबित यहाँ पर करनी थी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। पक्ष जब यहाँ पर आता है तो उनका सबसे बड़ा बर्डन ये साबित करना होता है कि ट्रांसलेशन क्यों नहीं हो सकता, साहित्य में ट्रांसलेटेड अनुवाद क्यों संभव नहीं। यानी कि ट्रांसलेशन जब किसी भी आर्टिस्टिक वर्क आप करते हैं, किसी भी साहित्यिक पुस्तक का मान लीजिए आप ट्रांसलेशन करते हैं, तो वो किताब नहीं रह जाती, कुछ और ही बन जाती है। और इस पॉइंट को आपने आगे बढ़ाया, एक आप आर्ग्यूमेंट लेकर आए एसेंस का, कि एसेंस गेट्स लॉस्ट, अर्थ जो है और जो तत्व है, मूल तत्व किताब का या किसी भी वर्क का, वो खो जाता है। लेकिन ये पूरी स्पीच, पूरी डिबेट के दौरान एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की तरह बना रहा एसेंस। एक्चुअली ये एसेंस है क्या, इसका स्वरूप क्या है? अगर ये आप कुछ उदाहरण देके हमें बता पाते पूरी स्पीच में, और ये दोनों ही तरफ से काफ़ी कमी रही, पक्ष की तरफ से ज़्यादा कमी रही कि आपने कोई उदाहरण हमें नहीं दिया। किसी किताब का उदाहरण दे देते, किसी कविता का उदाहरण दे देते, जो एक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ट्रांसलेशन के बाद जो मूल तत्व है, जिस तत्व की आप बात कर रहे हैं, वो हमें समझ आ जाए कि वो मूल तत्व एक्चुअली है क्या। दूसरा जो आपका आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि सोशल कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं, और इसमें मैं दोबारा से कहूँगा, दोनों ही तरफ से, पक्ष की तरफ से ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा कुछ कैटेगरीज पर जो आप यूज़ कर रहे थे अपनी स्पीचेस में। एक तो कैटेगरी आप यूज़ कर रहे हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो ज़्यादातर वक्तव्यों में एक कन्फ्यूजन था सोशल कॉन्टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, दो अलग चीज़ें। भाषाई यूनिवर्स और सामाजिक यूनिवर्स दो अलग चीज़ें। ये बिल्कुल संभव है कि सेम सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग लिंग्विस्टिक यूनिवर्स रहते हों, राइट। तो इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन दोनों उसमें था, और अगर आप कॉन्टेक्स्ट ना समझ पाने की समस्या को रेखांकित कर रहे हो तो फिर आपको वो भेद करना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट। उस पर एक बहुत बड़ी कमी है। विपक्ष की तरफ से जो पहले वक्ता है, उनकी स्पीच में वो सारी बातें होनी चाहिए थी जो दूसरे वक्ता की स्पीच में आई, तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अंतर से आप जीत पाते। पहली जो स्पीच थी विपक्ष की, उस स्पीच में कुछ पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे, जिनमें सबसे पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए था कि ये एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी जो एसेंस है, मूल तत्व है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये है क्या? एक मेटाफिजिकल एंटिटी जैसा ये प्रतीत हो रहा है। तो ये पॉइंटेड क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं, फिर अपने आर्ग्यूमेंट पे आपको जाना होता है, तो वो ज़्यादा एक बेहतर तरीका होता है। विपक्ष की तरफ से जो मजबूत आर्ग्यूमेंट्स है, नंबर 1, लैंग्वेज इज जस्ट ए मीडियम, एक माध्यम मात्र है। तो अगर जो कि पक्ष ने कहा कि लैंग्वेज में बहुत सारे नुआंसेस हैं, एस्थेटिक नुआंसेस है, जैसे कि अलंकार का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मात्राओं का एग्जाम्पल दिया, ग्रामर के स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दिया, तो विपक्ष आके हमें बताता है कि लैंग्वेज इज जस्ट ए मीडियम, एक सिर्फ माध्यम मात्र है, और हर लैंग्वेज के अपने कुछ स्ट्रक्चर हैं, अपने कुछ नुआंसेस हैं। इसके बावजूद मीनिंग जो है कम्युनिकेट किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक माध्यम है। और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए जो कि दूसरी स्पीच में आए, वो पहली स्पीच में आने चाहिए थे, और एग्जाम्पल आने चाहिए थे, जैसे कि उन्होंने माँ तुझे सलाम का एग्जाम्पल दिया। अगर माँ तुझे सलाम मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो इससे कैसे मीनिंग खत्म हो गया, इसका काउंटर क्वेश्चन आंसर राउंड में पक्ष की तरफ से आना चाहिए था, क्योंकि दूसरे वक्ता ने बोला था तो पक्ष का मौका नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आंसर राउंड में इस पॉइंट पे आप उनको काउंटर निश्चित तौर पे कर सकते थे, उतना स्पेस आपके पास था। दूसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट विपक्ष की तरफ से दूसरी स्पीच में आया कि अगर ट्रांसलेटेड वर्क कोई आप पढ़ रहे हैं और आप मूल मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका, तो ये ट्रांसलेशन की समस्या नहीं है, ट्रांसलेटर की समस्या है। तो ये इट्स ए लिमिटेशन ऑफ ट्रांसलेटर, नॉट द लिमिटेशन ऑफ
ट्रांसलेशन पर से। तो ये काफ़ी अच्छा आर्ग्यूमेंट था। और उन्होंने आर्टिस्टिक फ्रीडम की भी बात की, जो कि पॉइंट इम्पोर्टेंट था, लेस इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो आपने एक प्रैग्मेटिक कंसर्न बताया कि भाई अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि 190 देशों में, नेटफ्लिक्स 190 देशों में, तो व्हाई नॉट पीपल फ्रॉम 190 कंट्री शुड रीड माय बुक। वो एक इट वाज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट जो अगर सैद्धांतिक स्तर पे बात करें, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स थे पक्ष की तरफ से, उन आर्ग्यूमेंट्स को खास तौर पे जो दूसरी स्पीच थी उसमें वो सारे पॉइंट्स काउंटर हो पाए। क्वेश्चन आंसर राउंड में पक्ष के पास मौका था कि जो दूसरे वक्ता थे विपक्ष के, उनके रेज किए गए एग्जाम्पल्स को काउंटर किया जाए, बट वो नहीं हुआ। इन वजहों से विपक्ष मेरी तरफ से विजयी है। और अदरवाइज ओवरऑल अगर मैं सिर्फ बात करूं कि जो आपकी डिलीवरी है, आपका बोलने का तरीका है, कॉन्फिडेंस है, उन सारे अगर क्राइटेरियाज को मैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेस इम्पोर्टेंट होते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट में, इम्पोर्टेंट होते हैं, उन अगर क्राइटेरियाज पे असेस में करूं तो निश्चित तौर पे चारों वक्ताओं ने बहुत सुंदर बोला, बहुत खूबसूरत बोला, और कॉन्फिडेंस और जो असर्टिवनेस है स्पीचेस के दौरान, वो बहुत इम्प्रेसिव थी सारे वक्ताओं की। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, जो जीते हैं अगले कंपटीशन, अगले मैच के लिए, और जो नहीं जीत पाए अगले कंपटीशन। थैंक यू वेरी मच। हेलो, सारी बातें बेसिकली क्लियर हो गई। मैं सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव ये देना चाहता हूँ, जो मेरा सिर्फ एक बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्टिव है कि जो डिबेट का विषय था, अगर दोनों दलों ने पर डिबेट को, मतलब ये डिबेट बहुत और बेहतर तरीके से हो सकती थी, जैसा चेयर सचिन भैया कह रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत फंडामेंटल जो इशू मिस हुआ है कि वर्तमान साहित्यकारों के सदन का यह मत है कि साहित्य का कभी अनुवाद नहीं हो सकता। लेट 1970s में क्लासिकल वर्क आया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सैड का। एडवर्ड सैड एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी क्रिटिक थे, और उस वर्क में वो बेसिकली आर्ग्यू करते हैं कि कॉलोनियलिज्म के दौरान और उसके बाद में किस तरीके से वेस्ट की सोसाइटी ने ईस्ट को देखा है। ईस्ट को ओरिएंट भी कहा जाता है, और ओरिएंटलिज्म उसे कहा जाता है कि वेस्ट का कोई व्यक्ति अगर ईस्ट की सोसाइटी को पढ़ रहा है, उन्हें समझ रहा है, तो उन्होंने हमेशा ये आर्ग्यू किया कि भाई वेस्ट की सोसाइटी ईस्ट को कभी समझ नहीं सकती, जो ईस्ट और वेस्ट का पूर्व और पश्चिम देशों के बीच जो डिवाइड है वो क्यों एग्जिस्ट करता है। पक्ष बेसिकली ये आर्ग्यू कर रहा था। पक्ष भले इसलिए सदन में डिबेट को इस तरीके से रखा गया है, ये बेसिकली इस चीज़ पर ये डिबेट थी कि वो एक ओरिएंटलिज्म की एडवर्ड सैड के आइडिया को लेकर जा रहे हैं, और इसमें अगर वो ये बात को समझते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि क्यों अनुवाद नहीं हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा ये जो सोशल कंटेक्स्ट ट्रांसलेटर का ला रहे हैं, उसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मिसिंग चीज़ ये हुई है, जो मुझे लगता है पक्ष को करना चाहिए था, उनकी डिबेट को उन्हें बहुत ज़्यादा और बेटर बनाता, कम से कम 3-4 गुना। उन्हें ये लाना चाहिए था कि हर ट्रांसलेटर एक सोसाइटी का हिस्सा, उसके अपने महत्वपूर्ण और ज़रूरी और अनअवॉइडेबल प्रेजुडिसेस होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, और जिनसे वो कभी नहीं बच सकता है। एक सोसाइटी पूर्व की सोसाइटी पश्चिम को कैसे देख रही है, पश्चिम की सोसाइटी किसी पूर्व की सोसाइटी को कैसे देख रही है, समाज को कैसे देख रही है, इस चीज़ से नहीं बच सकते। जब वो एग्जाम्पल देते हैं कि क्या मैथिली वाला अवधि को ट्रांसलेट कर देगा, तो उसमें उन्हें ये लाना चाहिए कि क्या मैथिली समाज का व्यक्ति जिसकी अपनी पूर्व मीमांसा है, जिसका पूर्व क्रिटिसिज्म है, जिसका खुद का प्रेजुडिस है, दुर्भाव है, जो भाव है कि भाई एक जो आपको वो वाला एलिमेंट डालना चाहिए कि भाई हर व्यक्ति हर समाज में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, हर सोशल कैटेगरीज के साथ ये इशू है कि वो ज़रा सा जेनोफोबिक होते हैं अपने अप्रोच में, फॉर एग्जाम्पल। और ये इसे इस तरीके से इस डिबेट में लेकर जाना चाहिए था कि आपको बस ये कहना है कि देखिए ज़रूरी नहीं है हर ट्रांसलेटर करे, लेकिन ये अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वे ट्रुथ तक नहीं पहुँच सकते हैं। ट्रांसलेशन के साथ ट्रुथ की बात करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ जहाँ विपक्ष है, विपक्ष यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स की क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है। पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स का जो होली ट्रिनिटी है, एडवर्ड सैड हो गया या होमी जे भाभा हो गया या जो गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवाक हो गया, इन सबका वो क्रिटिसिज्म कर रहा है। आप इस डिबेट में जब कह रहे हैं कि कभी जब आप ये फेवर कर रहे हैं ना कि अनुवाद हो सकता है, तो आप पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू को जो ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो आप उनका वो कर रहे हैं कि नहीं भाई संभव है, हम इसके खिलाफ हैं। तो ये जो थ्योरी लेके चल रहे हैं, ये डिबेट दूसरे तरीके से भी हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल
इस डिबेट का अगर ये मोशन होता कि वर्तमान साहित्यकारों का सदन मानता है कि अनुवादक गद्दार होता है, ट्रांसलेटर इज ट्रेटर, जो पश्चिमी देशों में ये चलता है, और उसका बेसिक एसेंस ये होता है कि कोई भी ट्रांसलेटर साहित्य को ट्रांसलेट कर दे। बहुत संभव है, बहुत लोग ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन किस तरीके से? बट इसमें विपक्ष की तरफ से एग्जाम्पल ना लिए, बहुत क्लोज है मूवी से डिबेट है, कोई लीक मैच होता इसमें एक मूवी से ज्यादा आपको कभी नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पक्ष वो एग्जाम्पल नहीं ला रहा है कि अगर वो पक्ष ये डिबेट जीतता तो भी एक से जीतता, आप जीतते तो भी एक से जीतते। क्यों? पक्ष की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जब इंडिया में, मैं बोल तो नहीं करूँ किसी दिल को, इंडिया में जिस तरीके से कॉलोनियलिज्म होता है, अंग्रेजी राज आता है, तब एक बहुत लार्ज वेव ऑफ एस्थेटिक ओरिएंटलिज्म आता है कि विलियम जोन्स आ रहे हैं, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, कलकत्ता मदरसा हो रहा है, बनारस में संस्कृत स्कूल खुल रहा है, मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं टेक्स्ट को। और किस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 18वीं शताब्दी से पहले जो हिंदू लिटरेचर में और हिंदू क्या कहते हैं कल्चर में उतना ज़्यादा इरोटिसिज्म नहीं था जितना इरोटिसिज्म हम पर डाल दिया गया लिटरेचर पर, जैसे कामासूत्र, जो कि कामसूत्र एक बहुत ही ड्राई टेक्स्ट है, उसका पूरा जो क्रिटिसिज्म है इंडियन स्कॉलर से, इट इज अ वेरी ड्राई टेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू सेक्स, वो सेक्स से जुड़ा है, लेकिन वो आपको क्या कहते हैं, आपको उत्तेजित नहीं करेगा, वो बहुत क्लिनिकल टाइप का टेक्स्ट है कि देखो यार ये चीज़ ऐसी होती है, इससे ये होता है, कंसेप्ट इस तरीके से, बाकी सारी चीज़, तो आपको इन सारे एग्जांपल्स को देना चाहिए आपकी तरफ। और आपकी तरफ से दूसरा महत्वपूर्ण एग्जांपल ये आना चाहिए था कि वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर वर्क है क्या है, बाइबल। विपक्ष को ये तर्क यूज करना चाहिए कि भाई बाइबल देखिए ना, ट्रांसलेट हुआ तो कैथोलिक चर्च की हेजीमनी खत्म हुई, तब जाकर कोई सेपरेशन आया ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कर रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जो जर्मन मॉन्क थे, वो बाइबल को क्या कर रहे हैं? चर्च के सामने जाकर वो बाइबल को लोकल लैंग्वेजेस में लगा रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि इनकी नहीं चलने देंगे, हम ईश्वर को अपने तरीके से देखें, तो इनकी जरूरत नहीं है कि हेजीमनी एस्टैब्लिश करें। और आपको किस चीज़ का एग्जांपल देना चाहिए? आपको भारतीय धार्मिक ग्रंथों का एग्जांपल देना चाहिए कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कि इनके कितने ट्रांसलेशन हुए, आज तक ट्रांसलेशन चल रहे हैं। और अभी 3 दिन पहले फिर हार्वर्ड ओरिएंटल सोसाइटी जो उनका हुआ है, उन्होंने नया एडिशन चालू किया। हर एडिशन के साथ यही क्रिटिसिज्म है कि वो कभी रामायण की एसेंस को नहीं पकड़ पाते हैं। आप जब ऐसे वर्ड का एग्जांपल देते हैं तो आप लोग डिबेट को बहुत आकाट के बनाता है। तीसरी चीज जो इस डिबेट में सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि ये डिबेट इस बात पर नहीं हो रही है, आप दोनों दलों को समझने की जरूरत है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कभी पर डिबेट हो रही है। ये डिबेट मैटर नहीं करता कौन सा मोशन, ये सिर्फ कभी पे हो रही है। तो आपको अपनी डिबेट को एक्सट्रीम एंड पे लाना होगा, जो पक्ष है, आप चरम दल में होंगे, आपको चरमवादी बातें करनी है, आपको उस तरीके से करने का संभव ही नहीं है। तो आपको जो अपना विक्टिमाइजेशन है, अपने डिबेट में कैटेगराइजेशन है, वो एक एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू करना होगा। और वो एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू नहीं करते हैं तो विपक्ष का काम उसे मॉडरेट करना है। आप जब मॉडरेट पॉइंट से शुरू होते हैं तो वो उसको और मॉडरेट कर देते हैं। तीसरी बात, उनकी तरफ से बाइलिंगुअलिज्म की बात आई। जब आपने कहा कि भैया मंगदी वाला ये अवधि को कैसे करेगा, तो उनकी तरफ से बाइलिंगुअलिज्म क्या कि भाई दोनों भाषा जान सकता है। उसके बावजूद ये कही कि किस भाषा को बेहतर जान सकता है। आप और मैं दोनों इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी को जानते हैं, कौन सी भाषा को हम ज्यादा बेहतर जानते हैं? अंग्रेजी को जान रहे हैं क्या? रविंद्रनाथ के अलावा किसी को नोबेल मिला भारत से या एशियन कंट्रीज, और इंग्लिश लिटरेचर के लिए किसे मिला है? किसी को नहीं मिला है। सब अपनी लोकल लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं। वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेंड है? इस साल हांगकांग को जो मिला है साउथ कोरिया, तो क्या वो अंग्रेजी में लिख रही है? नहीं ना, वो दक्षिण कोरियाई भाषा में लिख रही है। उससे पहले एनी अर्नॉक्स को मिला है, उससे पहले काजुओ इशुमिरो को मिल रहा है, उससे पहले बाकी लोगों को मिल रहा है। पिछले 25 सालों में 30 सालों में ट्रेंड दिख रहा है, या किसी अंग्रेजी भाषा के व्यक्ति को मिल रहा है। बहुत रेयर एग्जाम्पल है ना। तो उन चीज़ों को बताइए। आप जब आर्ग्यू करते, मैं जान रहा हूँ मेरा फीडबैक बहुत लंबा हो रहा है और अननेसेसरी हो रहा है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जब आप अपनी डिबेट शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं। और डिबेट को थोड़ा देखिए, कभी नहीं हो सकता है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अंत तक होना चाहिए। आप ये तक कंसीड कीजिए ना कि अच्छा ठीक है, भाषा माध्यम हो सकता है, सारी चीज़ हो सकता है, बहुत दक्ष हो सकता है आपका ट्रांसलेटर, लेकिन वो कभी नहीं हो सकता। इस बात पर फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी, एक संस्कृत क्लासिक टेक्स्ट है सरित सागर। सरित सागर पर बहुत काम हो रहा है, और सरित सागर पर पिछले 400 सालों में जब से हार्वर्ड ओरिएंटल लाइब्रेरी शुरू हुई है, ओरिएंटल टाइम में जब से विल्सन और कोल और ये लोगों ने संस्कृत पे काम शुरू किया है, जब ये बातें कह रहे हैं कि
बात है बहुत 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 ज़्यादा फैक्चुअली वीक है, और थ्योरेटिकली भी बहुत ज़्यादा ये वीक बात कर जाता है। विपक्ष कहता है कि अमेरिका में एक आदमी है, वो हिंदी में लिख रहा है अमेरिका के बारे में, तो क्या, अरे भाई क्या उसकी हिंदी इस लेवल की है, और वो एथनोलॉजिकल कितना रहा है भारत में। भारत को जानना, भारत में रहना, बहुत कैटेगरीज का जो आपकी कंसेप्चुअल कैटेगरीज होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। किसी भी लॉजिक को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, मुझे ये चीज़ मिसिंग लगी। और आपकी तरफ से जब आप कह रहे हैं कि अनुवाद नहीं, अनुवाद हो सकता है, तो आपने क्या कभी भी कोई वर्क नहीं पढ़ा है? क्योंकि तो आप उनसे पूछ रहे हैं लेटर टू गॉड, आपने कभी क्या कोई ट्रांसलेटेड वर्क नहीं पढ़ा है? आपने कबीर को किसमें पढ़ा है? आप तुलसीदास को किसमें पढ़ रहे हैं? क्या आप उनको लोकल अवधि में पढ़ रहे हैं, लोकल डायलेक्ट में पढ़ रहे हैं? आपने त्रिवल्लोकर को किसमें पढ़ा है? आप संस्कृत वर्सेस को किसमें पढ़ रहे हैं? आप पूरा का पूरा शेक्सपियर और सबको किस पर पढ़ रहे हैं प्राइमरी क्लासेस में? क्या हिंदी साहित्य में सिर्फ आपको हिंदी पढ़ाया जाता है? हिंदी में तो बहुत ट्रांसलेटेड लोग आते हैं, संस्कृत में आते हैं, दूसरी भाषाएं आती हैं, तो ये सारी चीजें क्यों नहीं आ रही? जब आप कभी पे जा रहे हैं, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि पक्ष की डिबेट एक बहुत एक्सट्रीम एंगल से शुरू करना चाहिए कि हम कभी पे नहीं जा रहे। आप जरा सा सोचिए कि वो डिबेट उनकी तरफ चली गई, उन्हें ये नहीं बताना कि भाई कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, उन्हें कहना कि एक एग्जांपल देना है। आप अपनी तरफ से एक एग्जांपल क्यों पूरी डिबेट पे नहीं दे पा रहे? आपकी डिबेट को बहुत वीक और शैलो बनाता है, डिस्पाइट कि आपकी तरफ से जो पहली वक्ता की स्पीच ठीक थी, सेकंड वक्ता की स्पीच बहुत अच्छी थी, और अगर यहाँ स्पीकर स्कोर होता तो सबसे ज़्यादा आपको मिलता है, लेकिन वो आपकी डिबेट को स्ट्रक्चरली और थ्योरेटिकली इस बात पर बहुत वीक बनाता है कि आप लोगों के पास एक भी एग्जाम्पल नहीं। क्यों नहीं? और दूसरी बात, ठीक है हिंदी हिंदू की बात हो गई, दूसरी जगहों की बात हो गई, आप ज्योग्राफिकल बात कर रहे हैं, तो क्या आपके पास ऐसे एग्जाम्पल नहीं है? क्या आपको ऐसा नहीं पता है कि उत्तर भारतीयों ने क्या दक्षिण भारतीय साहित्य को नहीं ट्रांसलेट किया है? ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि हम सब ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है अनअवेयर हो। गीतांजलि श्री के रेस समाधि के बारे में हम लोगों को नहीं मालूम था, उसे बुकर मिला है। क्या ये सिर्फ चीज़ नहीं मालूम थी? क्या वो रेस समाधि नहीं आना चाहिए था? आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए कि देखो कितना अच्छा ट्रांसलेट किया है, कि उसे बुकर मिल रहा है, और आपकी तरफ से क्या ये पॉइंट नहीं आना चाहिए था कि रेस समाधि को किस तरीके से उन्होंने पूरा एक वेस्टर्न इमेज में लिख दिया है कि भारतीय वर्क है, लेकिन उसे वेस्टर्न सेटिंग में सेट कर दिया गया है कि रेस समाधि की इंग्लिश कॉपी ज़्यादा बिकी, हिंदी कॉपी बिकी नहीं रही है। और भी मैं फीडबैक देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है समय अननेसेसरी ज़्यादा बढ़ रहा है। आप लोग इस डिबेट में बहुत कुछ क्लैरिटिकल चीज़ें समझनी चाहिए कि आप जब विषय देख रहे होते हैं तो विषय के पीछे जो अंतर्निहित फिलोसॉफिकल आइडिया है वो समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जब आप आ रहे हैं ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, कभी हो सकता है, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि साहित्य में कहा गया है कि सिर्फ 4 तरीके की कहानियाँ होती है और किरदार होते हैं। 4 तरीके की कहानियाँ कैसे? आपने जितना भी साहित्य पढ़ा होगा उसमें 4 तरीके की सिर्फ कहानियाँ होती हैं। एक होता है प्रेम की, एक होता है किसी के छोड़कर चले जाने की वियोग की, एक होता है जन्म की कहानी, संघर्ष की कहानी, और एक हार और मृत्यु की कहानी। आप कुछ भी पढ़ लीजिए दुनिया में, महाभारत के बारे में क्यों कहा जाता है कि संसार में जो है सब इसके अंदर है और इसमें जो नहीं है वो संसार में नहीं है, और वो टेक्स्ट को क्यों इतना बेटर करता है क्योंकि जो लोग लिख रहे हैं उस चीज़ को समझना। एक क्रिटिकल एनालिसिस की मुझे बहुत कमी दिखी आप लोगों ने। और एक आखिरी बात, मैं बहुत ज़्यादा बोल कर रहा हूँ, एक आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस डिबेट में समझने की, कि आप जो दल आगे जा रहा है और जो दल कहीं और आगे जाएगा, कहीं और खेलेगा, उन दोनों को ये समझने की कि आप किसी मोशन पे डिबेट कर रहे थे उसके पीछे की फिलोसॉफिकल आइडिया को समझना। मोशन किसी तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है, ये मोशन 25 तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, अलग अलग सदन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो कोर वैल्यू है, कोर मोशन है, कोर फिलोसॉफिकल आइडिया है, जो दार्शनिक सोच है, वो कभी चेंज नहीं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ठीक है।